हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हैप्पी साइंस चैनल पर और मैं हूं आपका मेंटर LK। आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कई बच्चे परेशानी फील करते हैं और इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा आपके डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ, ताकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आराम से ग्रैस्प कर सकें। तो आइए देर न करते हुए आज का टॉपिक लेते हैं pH स्केल, और ये है 10th क्लास के चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट से। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है और उसी को वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने ऑलरेडी चीज़ें यहाँ शॉर्ट आउट करके लिखी हैं, और अब देखते हैं कि आप इसको कैसे समझ पाते हैं। देखिए pH स्केल बच्चों, यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, एक है लेमन जूस और दूसरा है सोप सॉल्यूशन। लेमन जूस जैसा कि आप जानते हो एसिड होता है, और वो एसिड क्यों होता है? क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं। तो H+ आयन जिसमें है वो एसिड है, ये आप लोग पहले से जानते हो, ये मैं मान के चलता हूँ। दूसरा जो सोप सॉल्यूशन है वो है बेस। सोप सॉल्यूशन तो आप जानते ही हो, साबुन को घोलते हो, उसमें कपड़े धोते हो, तो वही सोप सॉल्यूशन है। और अगर किसी बेस को आपको महसूस करना हो कि भाई बेस कैसा होता है, तो आप सोप सॉल्यूशन लें। सोप का मतलब है कि डिटर्जेंट पाउडर नहीं, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक और सोप में काफ़ी अंतर होता है, और वो अंतर ये है कि सोप होता है जो आप हाथ धोने में इस्तेमाल करते हो, नहाने में इस्तेमाल करते हो, या फिर कपड़े धोने में जो चिकने वाले सोप आते हैं पीले कलर के, अब तो मार्केट से आउट हैं लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में उनका भी यूज होता है, तो वो होते हैं सोप। हाथ धोने वाले, नहाने वाले और कपड़े धोने वाले चिकने पीले कलर के जो सोप होते हैं वो खुले में भी आते हैं, वो होते हैं। या डॉक्टर सोप जो होता है वो भी कपड़े धोने में काम आता है, वो भी येलो कलर का होता है, तो वो होते हैं सोप। उसको आप घोलेंगे या अपने हाथ धोते हैं, नहाते हैं, कई सारे ब्रांड होते हैं, मैं यहाँ ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, तो उनको आप घोलें पानी में, और जब पानी में घुल जाए तो वो होता है सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन होता है बेस, और वो बेस क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें होते हैं OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि लेमन जूस एसिड है, और एसिड क्यों है? क्योंकि H+ आयन है। सोप सॉल्यूशन बेस है, और बेस क्यों है? क्योंकि उसमें OH- आयन है। अब जल्दी से देखते हैं कि एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर दो पर्सन्स हैं, आप दोनों दोस्त हैं, समझ लीजिए ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, और इसमें आप ये देख के बता सकते हो कि कौन से किसकी हाइट ज़्यादा है। तो हाइट आप आराम से देख के कंपेयर कर सकते हो कि किसकी हाइट कम है और किसकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन क्या आप एग्जैक्ट हाइट बता सकते हो देखकर? दो पर्सन आपके सामने खड़े हैं, एक आपके अंकल हैं, एक आपके पापा हैं, और दोनों की हाइट में डिफरेंस है, तो आप देख के ये तो बता सकते हो कि कौन सा हाइट में ज़्यादा है या कौन सा हाइट में कम है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि इसकी एग्जैक्ट हाइट 6 फुट होगी, 5 फुट होगी, 4 फुट होगी, 5 फुट 5 इंच होगी, कितनी होगी। तो वो अंदाज़ा आपने लगा लिया कि भाई हाइट इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट हाइट कैसे पता करोगे और कैसे पता करते हैं? तो आप जानते हो कि जब भी आपको एग्जैक्ट हाइट का पता करना होता है तो आप एक स्केल का इस्तेमाल करते हो, और स्केल होता है फीट और इंच का स्केल। मतलब जिसमें स्केल में फीट में दिया होता है फुट जिसको बोलते हैं, सिंगुलर फुट है, तो फुट में नापते हैं और इंच में नापते हैं, क्योंकि हाइट जनरली हम इसी में नापते हैं। वैसे तो आप मीटर में भी माप सकते हैं, बट जो जनरल कॉमन स्केल है वो होता है फुट। भाई आपकी हाइट कितनी है? तो आप बताते हो मेरी 4 फुट 6 इंच है, क्यों बताता है 5 फुट 6 इंच है, तो वो कौन सा स्केल हो गया? फीट इंच स्केल। अब ये स्केल आप कैसे
कहाँ पर ये मिलता है? ये डॉक्टर्स के पास होता है, जहाँ आर्मी और उन सब की भर्ती होती है वहाँ भी होता है, लेकिन ये आप घर में भी करते हो। घर में कैसे करते हो? दीवार के सहारे खड़े हो जाते हो और सिर पर यहाँ पर एक तख्ती या आपका जो राइटिंग पैड होता है वो लगा के यहाँ निशान लगा लेते हो पीछे, और फिर मीटर वाला स्केल लेते हो, मीटर वाला इंची टेप लेते हो। अब इंची टेप भी है, इंच भी है उसमें, इसलिए मैंने कहा फिट और इंच में ही हाइट मापते हैं। तो उस मीटर वाले में जहाँ फुट लिखा होता है वो आप नोट कर लेते हो, तो वही आपका फिट एंड इंच स्केल है। तो वो घर में भी आप इस्तेमाल करते हो, तो आप जानते हो कि भाई फीट एंड इंच स्केल क्या है। अब इस पर जब हम इन दोनों को खड़ा करते हैं तो सपोज करो ये है लंबा व्यक्ति, ज़्यादा टॉल है और उसकी हाइट आ गई 6 फिट, और ये छोटा दिख रहा है तो इसकी आ गई 5 फिट। अब ये 6 फिट और 5 फिट जो इंच हाइट आई है वो एग्जैक्ट हाइट है। तो अब हम कह सकते हैं कि यस, अब हमें एग्जैक्ट हाइट पता है कि इस लंबे वाले व्यक्ति की या टॉलर वाले व्यक्ति की जो हाइट है वो है 6 फिट, और जो स्मॉलर पर्सन है उसकी हाइट है 5 फिट। तो अब हमने कंपैरिजन से एग्जैक्ट की ओर बढ़े हैं, और अब हम देखते हैं इसी का इस्तेमाल, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम पीएच स्केल में करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर, जैसे हमने 2 पर्सन वहाँ पर लिए, आप 3 भी ले सकते हो, और यहाँ हमने 3 सॉल्यूशन लिए हैं। 3 सॉल्यूशन कौन से लिए हैं? एक तो लेमन जूस है, नींबू का रस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विद वाटर, यानी वाटर इसमें मिक्स्ड है। यहाँ पर थोड़ा इस प्रिंट में यहाँ लिख देता हूँ, वाटर मिक्स्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें कि पानी मिला हुआ है। अब आप कहोगे साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। तो आपको पता है, बस आपको ये बताने की देर है कि आपने वो कहाँ देखा। देखिए, जब आप टॉयलेट शीट साफ़ करते हो, किसी भी स्कूलों में, कहीं बड़े अस्पतालों में या घर पर ही टॉयलेट सीट को साफ़ करने में जो एक बॉटल आती है जिसमें पीले कलर का लिक्विड होता है, पीले कलर का लिक्विड होता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आजकल टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ब्लू कलर की जिसमें से लिक्विड निकलता है सेमी सॉलिड, उसके ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे मॉल में और सब में मिलते हैं। तो वो जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं वो इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला करके बनाए जाते हैं, बस उनकी मात्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कम होती है। अब जो टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल किए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, जिसमें येलो कलर की बॉटल, येलो कलर का लिक्विड होता है जो बॉटल में होता है, तो अस्पतालों में और इन सब में डायरेक्ट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके लिए हार्पिक और जो ब्रांड है नीले कलर के, वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बॉटल में आता है येलो कलर का होता है, वो होता है सस्ता, इसलिए। अब जब हम उसको जैसे ही टॉयलेट सीट पर डालते हैं तो एकदम से बबल्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से पता चल गया कि क्या होता है। तो अब आप आते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या मिक्स है? वाटर मिक्स है, और तीसरा जो सॉल्यूशन है वो प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ तो हमने थोड़ा सा 1-2 ढक्कन लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसमें पानी मिला दिया, लेकिन यहाँ पर हमने जितना भी लिया वो प्योर लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा किस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम देखें, जैसे कि वो 2 पर्सन्स के बीच में हमने अंतर बता दिया था कि कौन सा हाइट में ज़्यादा है, कौन सा कम है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि देखो ये है स्ट्रेंथ में कम, यानी लेमन जूस थोड़ा वीक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें पानी मिला है वो इससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, और जो प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन तो आपने बता दिया। अब मैं ये पूछूं कि एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट इसकी एसिडिटी कितनी है, इसकी एसिडिटी कितनी है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है। एसिडिटी मतलब एसिड की स्ट्रेंथ। तो इसकी ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना स्ट्रॉन्ग।
तो हमें एग्जैक्ट अगर पता करनी हो एसिडिक स्ट्रेंथ, तब हम जाहिर सी बात है जैसे वहाँ पर हमने स्केल का इस्तेमाल किया है, हाइट का स्केल, वैसे ही हम यहाँ पर भी स्केल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें एसिड की स्ट्रेंथ पता चलेगी। वहाँ एसिड की स्ट्रेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। और वहाँ पर फिट इंच स्केल है तो यहाँ पर इसको कहते हैं pH स्केल। तो इसका मतलब ये है कि pH स्केल पर हमें एसिड की स्ट्रेंथ पता चलती है। अब देखिए pH स्केल कैसे हम लेते हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे हम। देखो हमने बताया कि एसिड किसकी वजह से एसिड होता है, H+ आयन की वजह से। तो H+ आयन हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं इस स्केल पर। जैसे H+ आयन अगर 1 है और H+ आयन 10⁻⁻14 है। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 10⁻⁻1 है, यहाँ 10⁻⁻2 है, यहाँ -3 है। तो आप ये बता सकते हो कि इन दोनों में 1 और 10⁻⁻1 में कौन सा बड़ा या छोटा है। देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है 10⁻ जो -1 है उसको बोलते हैं 0.1, क्योंकि वो होता है 1/10, तो 0.1 हो गया। अब देखो ये है 0.1 और ये है 1, तो 0.1 और 1 में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है, 1 बड़ा है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, ये कम है, ये और भी 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 कम है। इस तरीके से कम होते होते और कहाँ तक आ गए, 10⁻⁻14 तक। यहाँ पर देखो यहाँ जो फीट और इंच की स्केल है वो ऊपर की तरफ जाने पे बढ़ रहा है 0, 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा है वो यहाँ पर कम हो रही है। यहाँ 1 थी, यहाँ 0.1, यहाँ 0.01, यहाँ 0.001। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ हमने कन्वर्जन कर रखा है आपके लिए। तो ये हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन की कम होती चली जा रही है। और वो कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक कम हो रही है, मतलब कहाँ तक कम हो रही है, वो हो रही है 10⁻⁻14 तक। अब देखिए अगर H+ आयन 1 है तो pH 0 है। H+ आयन अगर 10⁻⁻1 है तो pH 1 है। H+ आयन अगर 10⁻⁻2 है तो pH 2 है। अब देखो बड़ा पैटर्न साफ है कि देखो यहाँ तो हमने 1 ले लिया, यहाँ -2 था तो हमने 2 ले लिया, यहाँ -3 था तो 3 ले लिया, 4 था तो 4 ले लिया। इस तरीके से जो भी पावर होती है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा है उसके 10 के ऊपर जो पावर है उसको हमने यहाँ पर लिख ली। अब आप कहोगे कि ये कैसे लिख लिया, यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 कैसे लिख लिया। तो बच्चों देखो कि 10⁻0 जो 0 होता है वो होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। समझ में आ गई बात। तो 10 यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख लो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 10⁻0। लेकिन 10⁻0 लिखने की बजाय हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सुविधा होती है। तो 10⁻0 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ का 0 यहाँ ले लिया। तो इस तरीके से H+ आयन जो कंसंट्रेशन है यानी मात्रा है वो हमने ऊपर लिख ली, और pH कितनी होगी वो यहाँ हमने लिख ली। ये हमारा स्केल बन गया, ये हमारा क्या बन गया, स्केल बन गया। अब जब ये स्केल बन गया है तो अब देखते हैं कि लेमन जूस की जो मात्रा होती है, H+ आयन की जो मात्रा होती है लेमन जूस में वो होती है -2 के आसपास या 2.5 के आसपास। तो जब H+ आयन की मात्रा है 10⁻⁻2.5 तो pH कितना हो जाएगा जी, pH हो जाएगा 2.5। तो pH हो गया 2.5, क्योंकि pH और कुछ नहीं है, H+ आयन की जो मात्रा है उसी को कन्वर्ट कर दिया है।
समझ में आ रही बात। तो जब H प्लस आयन इसके 2.5 है यहाँ 10⁻⁻² 2.5, तो उसी को हमने 2.5 को यहाँ ले लिया, तो ये pH हो गया। अब देखना यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि मिक्स्ड है वाटर में, और जब वाटर में मिक्स है तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है हाइड्रोजन आयन की, वो हो जाती है मात्रा 10⁻⁻1। अब मैं पूछूं कि भैया ये बताओ कि इस जो पानी मिला हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें उसकी pH कितनी होगी, तो बता सकते हो कि नहीं? सीधे पावर आपको देखनी है, और पावर आपने देखी कि यार पावर तो 1 है, तो pH क्या हो गई? 1। यहाँ पर जो प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो होते हैं 10⁻0, और 10⁻0 का मतलब होता है 1। 10⁻0 का मतलब क्या होता है? 1। और 1 अगर H प्लस आयन है तो देखो पावर तो हमने 0 है ना, 0 ही जो पावर थी वही तो pH में ले रहे थे, तो pH में इसकी पावर ले लीजिए, pH = हो गया 0। ठीक है, इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, और यहाँ पर लिख सकते हैं ये लिख सकते 1। ठीक है, तो 10⁻0 की 0 पावर ले ली तो वही उसका क्या हो गया? pH। अब समझते हैं, यहाँ पर देखो कि pH जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की मात्रा वो घटती चली जा रही है। तो हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन में और pH में किस तरीके का रिलेशन है। हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा है तो pH कम है, अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो pH ज़्यादा है। तो इन दोनों में रिलेशन हो गया रेसिप्रोकल, या कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया कि अगर H प्लस आयन घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो फिर pH बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि ये जो इस स्केल में बीच में भी एक मार्क होता है, और जो बीच में मार्क होता है वो मार्क होता है न्यूट्रल का। मतलब ये है कि एसिड H प्लस आयन यहाँ कम होते 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 कितने आ गए? 10⁻⁻6। लेकिन जैसे ही 10⁻⁻7 होंगे तो अब ये सॉल्यूशन एसिडिक नहीं रहेगा बल्कि हो जाएगा न्यूट्रल। इसी तरीके से pH 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जब 7 पे pH आ जाएगा तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन न्यूट्रल। और न्यूट्रल के बाद फिर क्या आएगा? बेसिक। तो अब देखो, अब लगातार H प्लस आयन कम होते चले जा रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ कम होते होते होते, और हमने कहा कि एसिड तभी होता है जब उसमें H प्लस आयन होते हैं। अब H प्लस आयन लगातार कम हो रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो रही है, मतलब उसकी एसिडिक नेचर कम हो रहा है। और यहाँ आते आते 10⁻⁻7 पे ये वाटर में होते हैं ये हाइड्रोजन आयन, वाटर के हाइड्रोजन आयन लिखे हुए हैं, तो वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल हो गया। यहाँ लिख लो वाटर, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर। ठीक है, तो 10⁻⁻7 हो गया वाटर, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो एसिड यहाँ तक है, यहाँ तक एसिड है। देखो एसिड का इसके लिए है, और pH में एसिड का इसके लिए है 0 से 6 तक। तो 0 से 6 तक एसिड है, इसके बाद न्यूट्रल यानी वाटर है, प्योर वाटर, और अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बेस। तो बेस में आप जानते हो कि हाइड्रोजन आयन कम होने चाहिए, OH आयन ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत कम होते होते जब 10⁻⁻14 तक हो जाते हैं, तो H प्लस आयन बहुत कम हो गया,
इसका मतलब वहाँ पर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गया, यानी हावी हो गया। क्योंकि देखो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में दोनों ही तरीके के आयन होते हैं, H+ भी होता है। देखो अगर सपोज करो कि ये लेमन जूस है, लेमन जूस है, इसमें H+ भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन H+ आयन बहुत ज़्यादा होता है, H+ आयन बहुत ज़्यादा होता है, OH बहुत कम होता है। सपोज करो कि इसमें H+ आयन है 7। अभी pH स्केल की तरफ मत देखिएगा, केवल हम एक मोटे तौर पर बता रहे हैं। और OH नेगेटिव है 3। तो आप बताओ कि H+ आयन जो 7 है और ये 3 है, तो यहाँ से 3 निकल के इसको कैंसिल कर देंगे, तो बचे कितने हैं यहाँ? 4 बचे। H+ आयन 3 इस OH नेगेटिव 3 को ख़त्म कर देंगे और बचे कितने? 4 H+। तो नेट अगर हम देखें तो OH तो बचा ही नहीं, क्योंकि उसको किसने ख़त्म कर दिया? H+ आयन ने। तो नेट हमारे पास क्या बचा? 4 H+ आयन बचे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, क्योंकि H+ आयन उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर H+ आयन बहुत कम हो जाएंगे, तो बहुत कम की जब बात होगी तो फिर OH नेगेटिव आयन हावी हो जाएंगे। और OH नेगेटिव आयन यहाँ पर ये H+ आयन कम होते गए, OH बढ़े, तो फिर यहाँ पे बेसिक नेचर भी बढ़ता गया। ठीक है। अब देखो यहाँ स्केल पर क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो किस पर डिपेंड करती है? H+ आयन पर। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किसके प्रोपोर्शनल है? H+ आयन के। लेकिन H+ आयन जो है वो pH के कैसे है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH के। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एसिड के पास H+ आयन 1 है, लेकिन उसका pH क्या हो जाएगा? 0। तो ये मोस्ट एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड है। तो मोस्ट एसिडिक है, तो ये स्ट्रेंथ इसकी एसिड की ज़्यादा है। लेकिन यहाँ pH क्या है? 0 है। इसका मतलब ये है कि H+ आयन तो इसके पास ज़्यादा है, लेकिन pH इसकी कम है, 0 है। यहाँ पर देखो H+ आयन कम हो गए तो pH 1 हो गई, यानी ज़्यादा हो गई। H+ आयन -2 हो गए तो यहाँ pH कितनी हो गई? 2 हो गई। इस तरीके से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा और pH बढ़ेगा। तो अगर दो बातें हो सकती हैं, हमने कहा कि भाई किसी एसिड का जो H+ आयन है वो है 10⁻⁵, तो आप तुरंत कहोगे हाँ उसकी pH तो 5 है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे रिलेट करती है pH के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब देखो H+ आयन जो हैं वो pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ बेस, अब बेस की स्ट्रेंथ देखो, बेस की स्ट्रेंथ ये यहाँ से बढ़ना शुरू होती है। बेस यहाँ पर ऐसे लिख लो, बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती है। और इधर देखो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी इधर बढ़ती है। इधर कैसे बढ़ती है? देखो वो डिपेंड करती है H+ आयन पर। H+ आयन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो रहा है, तो कम जहाँ पर H+ आयन है वो वीक एसिड है, तो बढ़ेगी किधर? जिधर ज़्यादा H+ आयन है। लेकिन pH स्केल पर देखें तो एसिडिटी इधर की तरफ कम होती है, समझे? इधर की तरफ कम होती है। एसिडिटी तो इधर की तरफ कम होती है, इधर भी कम हो रही है, इधर भी कम हो रही है, बस pH उसकी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ जो एसिड है वो H+ आयन के तो
प्रोपोर्शनल है, लेकिन पीएच के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस वो यहाँ पर देखो H+ आयन लगातार कम होते चले जा रहे हैं, तो बेसिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए हमने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ बेस H+ आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्ट्रेंथ ऑफ बेस पीएच के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पीएच यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, तो बेसिसिटी भी बढ़ती चली जा रही है, बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन हाइड्रोजन आयन जो कि क्वांटिटी है वो कम होती चली जा रही है, लेकिन उसके हिसाब से बेसिसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो H+ आयन अगर ज़्यादा होंगे, कहने का मतलब ये है कि H+ आयन अगर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। लेकिन H+ आयन एक लिमिट के बाद कम होते हैं, तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो जो pH है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक तो एसिड की होती है। 0 मतलब मोस्ट एसिडिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इससे कम, इससे कम। और जब कम है तो फिर वो किधर की तरफ बढ़ रहा है, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। कम होते होते ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल के बाद, चूँकि अब न्यूट्रल के बाद एसिड कैसे होगा, एसिड तो कम होते होते न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल के बाद फिर बढ़ेगा बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाती है। तो न्यूट्रल के बाद सॉल्यूशन हो जाता है बेसिक। ठीक है। तो बेसिक और एसिडिक इन दोनों ही स्केल को कहते हैं पीएच स्केल, और इसी पर किसी सॉल्यूशन की जो पीएच है वो मापी जाती है। मतलब कहने का है, अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को मापने का स्केल कौन सा है, उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल और कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है। ये पूरी जो लिखी हुई है मात्रा वो लिखी है हाइड्रोजन आयन्स की, और उसी हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा है उसी की पावर को हमने ले लिया और ये बन गया हमारा पीएच स्केल। अब मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि भाई ये बताओ कि एक एसिड की पीएच 2 है और दूसरे एसिड की पीएच 3 है, तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो एसिडिटी इधर की तरफ बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा एसिडिक है। यानी पीएच अगर ज़्यादा होगी तो एसिडिटी कम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक मोटे तौर पर, ताकि हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए। देखो, मोर पीएच लेस एसिडिक, मोर पीएच लेस एसिडिक। ज़्यादा अगर पीएच होगी तो वो लेस एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन उसके कम हो गए। ध्यान रखिए। तो पीएच यहाँ पर मोर हो गई यानी 6 हो गई, तो एसिडिटी उसकी कम हो गई। अगर यहीं पर लिखें लेस पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, पीएच कम है लेकिन हाइड्रोजन आयन कैसे हैं, ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तो लेस पीएच तो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो ये चीज़ जरूर लिख लें, मोर पीएच लेस एसिडिक, लेस पीएच मोर एसिडिक। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बेस के बारे में लिख लेते हैं। देखो, मोर पीएच मोर बेसिक, लेस पीएच लेस बेसिक। मतलब कहने का है, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 14 है और दूसरे की 10 है, तो कौन सा ज़्यादा
बेसिक होगा, वो 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन इधर उल्टा है, अगर किसी एसिड की pH 1 है और दूसरे की 3 है तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि देखो कैसे, यहाँ अगर हम मार्क लगा दें कि ये न्यूट्रल है तो ऐसे आप एरो बना लीजिए, इस मार्क से इधर राइट में और इस मार्क से इधर लेफ्ट में, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे इसकी इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है बेस और इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है एसिड। तो पीएच स्केल के बीच में न्यूट्रल लिख लिया और इधर लिख लिया एसिड और इधर लिख लिया बेस, और ये है न्यूट्रल एन, यहाँ बना लो एन, ठीक है। तो बीच में जो 7 है या 10⁻⁻7 जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो तो हो गया एक बीच का न्यूट्रल स्केल पर न्यूट्रल है वो। अब इधर अगर आप बढ़ोगे, इधर की तरफ एरो लगाओगे तो बेस इधर की तरफ बढ़ेगा, बेसिसिटी बढ़ेगी। लेकिन हमने एरो इधर किधर लगाया है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो लेफ़्ट की तरफ जाने पर जिधर एरो जा रहा है उधर की तरफ हमने इंक्रीज करते हुए दिखाया है, ठीक है। जैसे हाइट पर कोई व्यक्ति जाता है तो हम ऐसे लगा देते हैं ना, ऊपर उठ रहा है, ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहा है तो ज़्यादा का ये है। तो इधर की तरफ जब जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती चली जाती है और इधर की तरफ जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती चली जाती है। अब मैं कंपेयर करके बताऊं, अगर आप कहो कि ये 4 है और ये 5 है, एक कोई सॉल्यूशन है जिसकी pH 4 है और दूसरे की 5 है, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? तो इधर जो एरो लगाए इधर की तरफ देखिए, इधर जाने पर बढ़ रही है एसिडिटी, तो जाहिर सी बात है 4 वाला ज़्यादा एसिडिक है, 5 वाला कम एसिडिक है। इधर की तरफ अगर हम कहें कि एक सॉल्यूशन की pH 10 है और दूसरे की क्या है 11, तो दोनों में से कौन सा बेसिक ज़्यादा है? तो बेसिसिटी तो इधर बढ़ रही है, तो 11 वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो अब एक चीज़ और बचती है, वो इस वीडियो में अभी कवर नहीं कर पाऊँगा, वो ये है कि ये 10⁻⁻1 को हमने 1 क्यों लिखा, 10⁻⁻2 को 2 क्यों लिखा, 10⁻⁻0 को 0 क्यों लिखा और 10⁻⁻4 को 4 यहाँ क्यों लिखा pH में कन्वर्ट करते हुए। और इसका एक फॉर्मूला है, इसकी एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, तो वो अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें pH और H+ आयन के बीच रिलेशन है। अगर कोई H+ आयन हमें दिया है तो H+ आयन की मात्रा दी है तो हम pH में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो जो कन्वर्जन है वो भी कई बार NTSC और बड़े अच्छे जो 10th लेवल के एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आ जाता है। तो अगर आप चाहेंगे तो हम वो भी बता देंगे कि pH और H+ आयन में क्या रिलेशन है एंड हाउ टू कैलकुलेट pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इफ़ the H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन इज गिवन। तो इसी के साथ आई होप कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप 1-2 बार और भी देख सकते हैं। और अगर कहीं पर आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि आप ही हमें फीडबैक दोगे। और अगर वीडियो में कहीं कुछ आप मिस कर रहे हो तो ज़रूर आप क्रिटिसाइज़ करिए, उसको बताइए कि सर यहाँ पर और भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो आगे जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, और मेरा यही प्रयास है कि डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपको केमिस्ट्री से रिलेट कर सकूं और या साइंस से रिलेट कर सकूं, ताकि आप आराम से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। और इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।